आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अच्छा, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, मींस एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज की हम जो बात कर रहे हैं, ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है और इस पर 2 दिन की क्लास आपकी हो चुकी है, मतलब 2 सेशन हो चुके हैं। आज ये तीसरा सेशन है और आशा करते हैं कि अभी तक की सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, एक इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा है और दूसरा पोर्तुगीज के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम उसके आगे लेकर चलेंगे आपको। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे क्या भैया, प्रमुख किले। क्या बताना चाहेंगे आपको? सबसे पहले आज मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रमुख किले। ठीक है, हां जी, प्रमुख किले मतलब जो मेजर फोर्ट्स, मतलब जो किले बनवाए गए, फोर्ट बनवाए गए यूरोपियंस के द्वारा इंडिया के अंदर, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो यूरोपियंस के द्वारा भारत में जो अलग-अलग जगहों पर फोर्ट बनवाए गए या किले बनवाए गए, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो प्रमुख किले की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले साथियों बात करेंगे कन्नूर कोट्टा की। किसकी बात करेंगे भैया? कन्नूर कोट्टा। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसकी बात करने जा रहे हैं सबसे पहले? कन्नूर कोट्टा या कन्नूर कोट्टी। ठीक है, अब ये कन्नूर कोट्टा है साथियों, कहां बनवाया गया था? ये बनवाया गया था कोचिन में। कहां पर बनाया गया था? कोचिन में बनाया गया था। क्या नाम इसका हमने बताया? इसका नाम बताया कन्नूर कोट्टा। ठीक है ना? क्या भैया? कन्नूर कोट्टा। तो कन्नूर कोट्टा नाम का जो किला है, ये कहां बनवाया गया? कोचिन में बनवाया गया। ठीक है, कहां बनवाया गया भैया? कोचिन में बनवाया गया। और किसके द्वारा बनवाया गया? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो किसके द्वारा बनवाया गया ये? तो ये किला बनवाया गया था पोर्तुगीज के द्वारा। किसके द्वारा भैया? तो पोर्तुगीज के द्वारा साथियों इसे बनवाया गया। पहली बात तो ये हो गई कि किसके द्वारा इसे बनाया गया? तो पोर्तुगीज के द्वारा। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो दूसरी बात ये है कि जो कन्नूर कोट्टा है, ये भारत में बनने वाला पहला है ना यूरोपीय या पुर्तगाली किला था। पहला यूरोपीय या पुर्तगाली किला। तो पहला यूरोपीय या पुर्तगाली किला जो भारत में बना, पहला यूरोपीय या पुर्तगाली किला जो भारत में बना, वो यही था, पहला यूरोपीय या पुर्तगाली किला। ठीक है, तो फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट टू बी बिल्ट इन इंडिया, फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी बात और आगे बढ़े। अब इसी प्रकार से आप देखिएगा कि जैसे एक इन्होंने बनवाया सेंट फोर्ट जॉर्ज। क्या भैया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज बना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है ना? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की अगर बात करते हैं, ये कहां पर बनाया गया और किसने बनवाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां बना और किसने बनवाया? और इसी प्रकार से एक बना फोर्ट विलियम। क्या बना भैया? फोर्ट विलियम साथियों बना, फोर्ट विलियम भी एक बना। ये कहां बना और किसने बनवाया? फोर्ट विलियम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कहां बना और किसने बनवाया। इसी प्रकार साथियों एक बना गुस्तावुस फोर्ट। एक बना क्या? गुस्तावुस फोर्ट। ठीक है, गुस्तावुस फोर्ट नाम खतरनाक है। ठीक है, गुस्तावुस फोर्ट बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। गुस्तावुस फोर्ट। ठीक है, गुस्तावुस फोर्ट कहां बना और किसने बनवाया। और इसी प्रकार से एक है साथियों आपका क्या? इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा फोर्ट लुई। क्या देखने को मिलेगा भैया? फोर्ट लुई, फोर्ट लुई। ठीक है, तो फोर्ट लुई की अगर बात करते हैं, फोर्ट लुई। ठीक है, फोर्ट लुई। ठीक, फोर्ट लुई भी बनाया गया। और इसी प्रकार से एक नाम आता है बड़ा खतरनाक सा, फोर्ट लुई करके। और एक नाम आता है फोर्ट सेंट डेविड का। किसका नाम आता है भैया? फोर्ट सेंट डेविड का भी नाम एक आता है। ठीक है, आप देखेंगे काफी महत्वपूर्ण है, फोर्ट सेंट डेविड। क्या भैया? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करेंगे, फोर्ट सेंट डेविड। ठीक, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड। ठीक है, ये कहां पर था और किसने बनवाया? तो देख लिया भैया। हां, बाकी भैया नंबर देखिएगा। इसमें है क्या कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की अगर बात करते हैं, ये साथियों मद्रास में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? इसको भैया बनवाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है ना? किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और ये जो फोर्ट विलियम है, ये कहां पर था? ये भैया कलकत्ता में बनवाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बना। किसके द्वारा बना भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये बनाई गई। ठीक है ना? हां, और जैसे ये वाला खतरनाक नाम है इसका, कुडालोर। ठीक है, कुडालोर नाम की जगह है तमिलनाडु में, और चेन्नई के निकट ही है कुडालोर। ठीक है, तो कुडालोर नाम की जगह पर ये बना। कहां पर? ये तमिलनाडु में ही है। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? तो कुडालोर में जो फोर्ट सेंट डेविड बना, ये भी जो है किसका था? ये भी भैया ब्रिटिश किला था। ठीक है, ये भी क्या था? ये भी ब्रिटिश किला था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बनाया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया। गुस्तावुस फोर्ट की बात करें तो ये चिंसुरा नाम की जगह पर बनाया गया। चिंसुरा बड़ा अजीब सा नाम है, चिंसुरा बंगाल में था उस समय के हिसाब से। और ये किसने बनवाया था? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। फोर्ट लुई की अगर बात करें तो ये पुडुचेरी में था, मतलब पांडिचेरी में। ठीक है, तो ये पुडुचेरी में या पांडिचेरी में बना। ठीक है, पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी आप जानते हैं कि आज की डेट में पांडिचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। ठीक है, और ये किसने बनाया था? ये बनाया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना? हां जी, एज इट इज आपको याद करना है, किसी की भी डेट नहीं याद करनी, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? तो अगर आपसे कहता है कि पहला किला या पहला यूरोपीय किला कौन सा था, तो कन्नूर कोट्टा कोचिन में बना, पोर्तुगीज ने बनवाया। हां, उसके बाद मद्रास में अंग्रेजों ने बनवाया, कलकत्ता में भी अंग्रेजों ने बनवाया। ठीक है, चिंसुरा बंगाल में डचों का था, पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का था, और कुडालोर नाम की जगह पर अंग्रेजों का था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, मतलब और चीजों के ऊपर चलिए। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, बहुत शानदार चीज है और ये आपके काफी काम भी आएगी। ठीक है, ये आपके काफी काम आने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम जरा ये देख लेते हैं एक नजर कि भैया यूरोपियों के द्वारा स्थापित किए गए बसाए गए शहर। ठीक है ना? यूरोपियों द्वारा बसाए गए शहर, फाउंडेड बाय यूरोपियंस। ठीक है ना? सिटीज। ठीक है, सिटीज फाउंडेड बाय यूरोपियंस। ठीक है, फाउंडेड बाय यूरोपियंस। ठीक है, तो देख लिया भैया, सिटीज फाउंडेड बाय यूरोपियंस। ठीक, आइए। अच्छा, ठीक है, चुप हो गया। ठीक है ना? अब देखिए है क्या कि भाई यूरोपियों द्वारा बसाए गए शहरों में सबसे पहले नाम लेंगे कलकत्ता का। ठीक है, काफी फेमस कलकत्ता का। ठीक है, कलकत्ता को किसने बसाया तो आप जानते हैं, जॉर्ज चार्नॉक। किसने बसाया भैया? जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा इसे बसाया गया। किसके द्वारा? जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा इसे बसाया गया। इसी प्रकार से साथियों एक नाम आएगा मद्रास का। भाई मद्रास को किसने बसाया? मद्रास को बसाया साथियों फ्रांसिस डेन। किसने बसाया? फ्रांसिस डेन। नाम है तो हिंदी इंग्लिश सब में एक ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद पुडुचेरी है, मतलब पांडिचेरी। तो पांडिचेरी को किसने बसाया? पांडिचेरी को किसने बसाया? तो पांडिचेरी को बसाया भैया फ्रांसिस मार्टिन ने। किसने बसाया? फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया, फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, तो ये नाम भी जरूरी है याद करना। नई दिल्ली को किसने बसाया? नई दिल्ली, नई दिल्ली को बसाया किसने भाई? एडविन लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने। तो ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद करना है, एडविन लुटियंस ने। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए चंडीगढ़ को किसने बसाया? चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को बसाने वाला कौन था? चंडीगढ़ को बसाने वाला था कौन भैया? ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर। ठीक है ना? ली कार्बूसियर। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ली कार्बूसियर। ठीक है,
और इसी प्रकार से मुंबई का भी लिख लेंगे। मुंबई किसने बसाया? मुंबई को किसने बसाया भैया? तो इसको बसाया गेराल्ड ओंगियार ने। किसने भाई? गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, गेराल्ड ओंगियार। कितना पर्याप्त है? इतने सही क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो इधर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज आपको तैयार करना है भैया, बढ़िया दमदार एज इट इज। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कन्नूर कोट्टा कहाँ, ये नहीं बताया क्या? अच्छा, ये देखो कन्नूर कोट्टा के बगल में देखो कोचीन लिखा हुआ, और कोचीन तो हम पहले दिन से पढ़ा रहे हैं कि केरल में है। ठीक है, चलो फिर आते हैं प्रमुख किले, मतलब मेजर फोर्ट्स कौन सा है, फोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर हो गई आपकी। ठीक है, ये दूसरी स्लाइड है, अभी 2 स्लाइड आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका, ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा पेज ये है कि यूरोपियों द्वारा बसाए गए। ठीक है, सिटीज। ठीक है भैया, चल अब हम किस पर आते हैं? अब हम आएंगे डचों पर। किस पर आएंगे भैया? डचों पर। तो चलिए जरा डचों के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? डचों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो डचों के बारे में जो बात करने जा रहे हैं भाई, बेसिक चीजें तो आपको पहले दिन से ही पता है। ठीक है, बेसिक चीजें तो आपको साथियों पहले ही दिन से पता है कि जो डच है, पहले दिन लिस्ट दी थी आपको, याद करिए कि डच भारत कब आए? 1595-96 में। डच यात्री पहला कौन सा था? कार्नेलियम डा हस्तमान या कार्नेलियम हाउसमैन। पहला डच कारखाना भारत में कहां बना? मसूलीपट्टनम 1605। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602। ठीक, और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? जब उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा, तो वेदरा का युद्ध 1759। ठीक है, ये बता चुके। ठीक है, ये बता चुके हैं। चलिए देख लिया जाए। राजेंद्र बाबू पढ़ना भी अच्छे से है और खत्म भी 40-50 लेक्चर में हो जाए, कैसे पॉसिबल? देखो अपने साथ यह हाल है कि आगे कुआं पीछे खाई है। आपको पढ़ना भी अच्छे से और आप चाहते हैं कि कम लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है तो नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा होंगे। ठीक है, आपको हिस्ट्री कंप्लीट करने में 90 से 100 के आसपास लेक्चर जाएंगे। बाकी पढ़ाने को क्या है? आप कहिए मैं हिस्ट्री 20 दिन में ना खत्म कर दूं पूरी, तो फिर कहिए 20 दिन के अंदर अंदर हिस्ट्री खत्म करने का दम रखता हूं। और खत्म किया है एंशिएंट हिस्ट्री 5 से 6 दिन, मेडिवल हिस्ट्री 5 से 6 दिन और 7 से 8 दिन, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हिस्ट्री बढ़िया 20 दिन में खत्म कर दूंगा, है ना? पढ़ना भी अच्छा है, जैसे बात समझ में। चंडीगढ़ के संस्थापक लिखा है। तो देखिए डच, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है ना? हां जी, डच, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता कर पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की, जिसे अपना इन्होंने मुख्यालय बनाया। चलो वो तो ठीक है, लेकिन देखिए कि डच वाला मामला है। देखिए ये यूरोप का मैप है। यूरोप के मैप में यहां पर आप देखेंगे तो 3 कंट्रीज है जिनको सम्मिलित रूप से कहते हैं बेनेलक्स। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? बेनेलक्स कहा जाता है। ठीक है, बेनेलक्स एक टाइम पर ये पूरा मिलाकर हॉलैंड हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। तो भैया बिल्कुल BENE और LUX। तो BE का मतलब क्या है? BE का मतलब है बेल्जियम। ठीक है, NE का मतलब है क्या? NE का मतलब है नीदरलैंड। NE का मतलब क्या है? नीदरलैंड। और LUX का मतलब क्या है? लक्जमबर्ग। क्या है भैया? लक्जमबर्ग। ठीक है ना? हां जी भैया, ठीक है, दोनों से निकालें, ध्यान दीजिए। देखिए तो भैया 3 देश, ये बेनेलक्स कई बार पेपर में आता है ज्योग्राफी में भी कि बेनेलक्स में कौन से देश शामिल है या नहीं शामिल। ठीक है ना? चलिए देखिए तो भाई BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड, LUX से लक्जमबर्ग। ये जो यहाँ पर आपको नीदरलैंड दिखा है ना, इसी नीदरलैंड को पहले क्या कहा जाता था? इसी नीदरलैंड को पहले हॉलैंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था भैया? हॉलैंड कहा जाता था। और हॉलैंड के निवासी क्या कहलाते थे? डच कहलाते थे। ठीक है, यहीं के निवासियों को, यहीं के लोगों को क्या कहा गया? डच कहा गया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, बाकी हमने आपको बताया था कि भैया यहाँ जहाँ तक डचों का सवाल है तो क्या क्या बताया था आपको कि भाई आए कब, इनका आगमन कब हुआ था? ये डेट हमने आपको बताई हुई है कि भाई इनका आगमन हुआ 1595-96 में। 1595-96 में इनका आगमन हुआ था। और याद करिए कि पहला यात्री जो आया था वो कौन था? हमने बताया था आपको, लिखवाया था कार्नेलियम हाउसमैन। कौन था? कार्नेलियम हाउसमैन। ठीक है ना? कार्नेलियम हाउसमैन या कार्नेलियम डा हस्तमान। ठीक है ना? अच्छा, पहली फैक्ट्री उन्होंने लगाई कहां पर लगाई थी? तो पहली फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी, हिंदी इंग्लिश दोनों से रहेगा नाम है, तो पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कहां पर लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। है ना? कब लगाई थी? 1605 में। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फाउंडेशन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। इनका हेड ऑफिस भारत में कहां था? तो हेड ऑफिस आप देख सकते हैं इन्होंने कहां बनाया? पुलिकट में। ठीक है, कहां पर बनाया इन्होंने हेड ऑफिस? तो पुलिकट को इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया। किसको भैया? पुलिकट को साथ में इन्होंने अपना हेड ऑफिस बनाया। ठीक है, कब बनाया था पुलिकट को हेड ऑफिस इन्होंने? 1610। ठीक है, अच्छा तो ये बेसिक जानकारी है इनसे रिलेटेड, ये इनसे रिलेटेड एकदम बेसिक जानकारी है। ठीक है, जो कि लिस्ट में पहले दिन भी उपलब्ध कराई गई थी। जहां तक इनका पतन, ठीक है, पतन मतलब भारत में इनका डिक्लाइन, पतन का मतलब क्या होता है? पतन को इंग्लिश में कहते हैं डिक्लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं? डिक्लाइन कहते हैं। ठीक है, पतन और फिर भारत से गए। ठीक है ना? भारत से गए। ठीक है, भारत से गए मतलब वेंट फ्रॉम, ठीक है, वेंट फ्रॉम इंडिया, वेंट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, या गो बैक फ्रॉम इंडिया। ठीक है, हां जी, तो वेंट फ्रॉम इंडिया या गो बैक फ्रॉम इंडिया जो भी कह लीजिए। ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ 1759। तो भाई 1759 में ऐसा क्या हुआ? तो यहां पर हुआ बैटल ऑफ वेदरा। क्या हो गया? बैटल ऑफ वेदरा मतलब वेदरा का युद्ध। ठीक है, वेदरा का युद्ध। कौन सा? वेदरा का युद्ध। ठीक है, तो ये जो वेदरा का युद्ध हुआ इसमें ऐसा क्या हुआ? वेदरा का युद्ध जो हुआ इसमें आप सीधे सीधे ये जानेंगे कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार हुई इनकी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार के बाद इन्हीं को, है ना, इन्हीं को अपनी फैक्ट्रीज बेचकर, इन्हीं को अपनी फैक्ट्रीज बेचकर, इन्हीं को अपनी फैक्ट्रीज बेचकर यहां से चले गए, बेचकर यहां से चले गए, बेचकर यहां से चले गए। सीधी सी बात है। ठीक है ना? जिससे हारे उन्हीं को फैक्ट्री अपनी बेच दी। ठीक है ना? अरे ठीक, एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है ना? तो ये सिंपल है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए ये वेदरा के युद्ध में, और इस हार के बाद यहां पर डिफीट होने के बाद यहां की जो भी फैक्ट्रीज थी भारत में इनकी, इन फैक्ट्रीज को इन्होंने अंग्रेजों को ही बेच दिया और यहां से चले गए। ठीक है ना? अरे भैया चलिए, इन्हें डच क्यों कहते हैं? अच्छा, हमें आपको भारतीय क्यों कहते हैं? हम आप भारत के निवासी हैं तो हमें आपको भारतीय कहते हैं। ये डच के निवासी थे, उस समय उस देश का नाम डच ही था, तो उन्हें डच कहा गया। क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। चलिए आई होप ये पूरा याद रहेगा और आप नोट भी करेंगे। अब इसके बाद ये चीज तो हमने यहाँ पर आपको लोकेशन में बताई दिया कि क्या कुछ चीजें थी। अब जरा इस बात का ध्यान दीजिए कि जहां तक इनके द्वारा स्थापित की गई फैक्ट्रीज का सवाल है। ठीक है ना? इनके द्वारा जो फैक्ट्रीज स्थापित की गई, फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज को हिंदी में कहते हैं कारखाने। देखो बात का ध्यान देना, फैक्ट्रीज को आप क्या कह सकते हो? कारखाना कह सकते हो। ठीक है, और क्या कह सकते हो? कोठी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो? कोठी कह सकते हो। तो याद रहे कि कारखाना कहा जाए, कोठी कहा जाए या फैक्ट्री कहा जाए। ठीक है ना? हाँ जी। अब इसमें मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूँ, क्या कि कैसे याद होगा। तो आपको याद करना है क्या? डालो एम्प्टी पीसेस, एम्प्टी पीसेस का फॉर्म आए तो डाल देना। ठीक है, देखो डालो एम्प्टी पीसेस, तो डालो से क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा। डालो से
ठीक है। अब डचों की जो पहली फैक्ट्री थी, एम से क्या हो जाएगा, मसूलीपट्टम, ये इनकी पहली फैक्ट्री थी, मसूलीपट्टम, ठीक है। मसूलीपट्टम इनकी पहली फैक्ट्री थी, मसूलीपट्टम इनकी पहली फैक्ट्री थी, ठीक है। मसूलीपट्टम इनकी पहली फैक्ट्री। पी से क्या हो जाएगा भैया, पी से हो जाएगा पुलिकट, पी से क्या हो जाएगा, पुलिकट हो जाएगा, पुलिकट हो जाएगा, ठीक है, पुलिकट हो जाएगा। तो पुलिकट जो है इनकी दूसरी फैक्ट्री थी 1610 में और ये 1605 में, ठीक है। हाँ जी, इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो पी से क्या हो जाएगा, पीपली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीपली हो जाएगा। पीपली में इनकी है ना आगे और फैक्ट्री स्थापित हुई 1627 में, ये बंगाल में था। पीपली कहां पर था, बंगाल में था, ठीक है। पीपली बंगाल में था, पुलिकट तो आपका तमिलनाडु और आंध्र के बॉर्डर पर पड़ता है, मसूलीपट्टम आंध्र प्रदेश में, ठीक है भैया। हाँ ठीक। इसके बाद आप सीएस की बात करेंगे तो सीएस का मतलब हो गया चिंसुरा, क्या हो गया, चिंसुरा, ठीक है। क्या हो गया, चिंसुरा, ठीक है। और चिंसुरा में जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई वो 1653 में लगाई। अब ये भी कहां पर था, ये भी बंगाल में था, ये भी कहां पर था, बंगाल में, ठीक है। और ये कहां पर था भैया, तो ये आंध्र में था, ठीक है, ये आंध्र में था और ये आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पर है, ठीक है भैया। तो देख लीजिए भाई, सिंपल सी एक ट्रिक हमने आपको दे दी है ना, बिल्कुल भाई समझिए, एकदम बिल्कुल, ठीक है। देखिए तो फैक्ट्रीज की बात करें, डालो एमपी से, तो डालो से हो गया डच, एम से मसूलीपट्टम में पहली फैक्ट्री, पी से पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री, फिर आगे पी से पीपली और सी एस से चिंसुरा। इतनी आपको अगर सब नहीं याद कर सकते हैं तो कम से कम ये याद कर लीजिए कि पहली और दूसरी, ठीक है। कम से कम आपको पहली और दूसरी याद कर लेना चाहिए, कम से कम आपको पहली और दूसरी याद कर लेना चाहिए कि कहां पर इन्होंने मतलब पहली और दूसरी फैक्ट्री कहां पर लगाई, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो 1658 में इन्होंने फैक्ट्री कहां लगाई पता है, 1658 में आप देखेंगे तो इनकी फैक्ट्री लगी कासिम बाजार में, कहां पर, कासिम बाजार में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है ना। कासिम बाजार वेस्ट बंगाल, मतलब बंगाल में था उस समय के हिसाब से, कहां पर, बंगाल। और इसी प्रकार से इन्होंने बालासोर में भी लगाई, कहां पर, बालासोर में भी फैक्ट्री लगा दी, तो ये कहां पर था, उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पटना में भी आगे चलकर फैक्ट्री लगाई, और पटना तो खैर जानते हैं, पटना में फैक्ट्री लगाई जो कि कहां पर है, बिहार, ठीक है, कहां पर है, बिहार, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। ये होगी क्या, ये होगी भैया इनके द्वारा लगाई गई फैक्ट्री, ये होगी इनके द्वारा लगाई गई फैक्ट्री, एज इट इज नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है भैया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा एक बात बताएं, देखो धीरे धीरे आपका पेपर करीब आ रहा है, तो अब जो है ना थोड़ा सीरियस हो जाओ, कमेंट बॉक्स में अपना टाइम बिल्कुल खराब ना करें। 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपना फैक्ट्री बनाई तथा यहीं पर अपने किले गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण किया। ये तो पहले आपको बता चुके हैं कि भैया गुस्तावुस फोर्ट जो था वो कहां पर था, गुस्तावुस फोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये गुस्तावुस फोर्ट, ठीक है, ये रहा गुस्तावुस फोर्ट, ठीक है। गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण कब हुआ, 1653 में, ठीक है। अच्छा आगे एक पॉइंट ये भी है कि औरंगजेब ने 1664 में, मतलब 1664 की बात करें, ठीक है, 1664 की बात करें तो औरंगजेब ने ये कहा कि जितना भी ट्रेड करोगे, जितना भी व्यापार करोगे उसका 3.5% हमको टैक्स चाहिए, ठीक है ना। अरे भैया, अरे बेटा ध्यान से सुना करो, उस जमाने में जिस देश का नाम डच था उसी देश का नाम आगे चलकर हॉलैंड हुआ और उसी देश को आज की डेट में हम नीदरलैंड कहते हैं, उसी देश को आज की डेट में हम नीदरलैंड कहते हैं, ठीक है ना। अजय भैया ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान देने की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मतलब छोटी सी चीज है, इसमें कहां कंफ्यूज हो रहे हैं भैया, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक एक चीज को दिमाग में रखो बढ़िया तरीके से और उस हिसाब से आगे बढ़े, ठीक है ना। हाँ जी अच्छा रुपेश बाबू बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक करेक्शन ये कर लीजिएगा, ठीक है, इसका डेट, ठीक है। ये पटना वाला 1632 रखिएगा, ठीक है, 1632 पटना में 1632 में, ठीक है ना। हालांकि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पटना में 1632 में। अच्छा आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जैसे हमने कहा है क्या कि भाई जो औरंगजेब ने 1664 में ये कहा कि आपको जितना व्यापार करना है, जितना ट्रेड करना है उतना ट्रेड करिए, जितना व्यापार करना है, जितना ट्रेड करना है करिए, आप उस ट्रेड का, उस व्यापार का 3.5% टैक्स हमको दे दीजिएगा, बदले में आपको बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में व्यापार करने दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक ये पॉइंट देख लीजिए कि डचों के द्वारा जो स्वर्ण निर्मित सिक्के डाले गए उनका नाम क्या था, पैगोड़ा, ठीक है ना। डचों के द्वारा जो गोल्ड से बना हुआ सिक्का ढाला गया उसका नाम था पैगोड़ा और ये इन्होंने कहां पर ढाला था, पुलिकट। ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं, याद करना, ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं और याद करना, ठीक है भैया। चलिए अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। जैसे भारतीय कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है ना, द क्रेडिट ऑफ मेकिंग इंडियन क्लॉथिंग एंड आइटम ऑफ एक्सपोर्ट गोस टू द डच, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा, ये पूछा गया पॉइंट है। आगे डचों की अधिक रुचि भारत में न होकर इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी जो इनके पतन का मुख्य कारण बनी, ठीक है ना, जो इनके पतन का मुख्य कारण बनी, क्लियर बात है। अच्छा एक्चुअली में क्या है कि अगर आप देखिएगा तो जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा 1947 तक, जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा 1947 तक, वैसे ही इंडोनेशिया भी डचों का गुलाम रहा 1950 तक। जब वेदरा का युद्ध हुआ, तो मैं आपको बता दें कि वेदरा के युद्ध में डचों का पतन हुआ। तो जब वेदरा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वेदरा हुआ था 1759 में, तो डचों और अंग्रेजों ने आपस में यही तो समझौता किया कि तुम भारत तुम्हारा, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और अंग्रेजों ने कह दिया कि इंडोनेशिया तुम्हारा, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं कि अंग्रेजों और डचों ने आपस में ये समझौता कर लिया कि तुम है ना, इंडोनेशिया तुम्हारा हो गया, वहां तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे, भारत हमारा हो गया, यहाँ तुम डिस्टर्ब करने बताना, समझ रहे। और इस वजह से दोनों के बीच में तालमेल बेहतर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए भाई इनके जो डचों के पतन का कारण रहा, भारत में डचों के पतन का कारण तो यही था कि इनका इंटरेस्ट इंडिया से ज्यादा इंडोनेशिया की स्पाइसेस में था, ठीक है ना। भाई डचों के भारत में जो डिक्लाइन हुआ, डचों का भारत में जो डच डिक्लाइन हुए उसके पीछे मेन रीजन तो ये रहा कि इंडिया से ज्यादा इंडोनेशिया में इंटरेस्टेड थे। और कुछ जो रीजन थे वो क्या थे कि अंग्रेजों की अपेक्षा इनकी नौसैनिक शक्ति कमजोर थी, मतलब द वीकनिंग ऑफ देयर नवल पावर एज कंपेयर्ड टू द ब्रिटिश। दूसरा पॉइंट, डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था, मतलब डच कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी कैसे काम करती है वो आप जानते हैं। जैसे डच कंपनी सरकारी कंपनी थी तो होता क्या था कि डचों को कुछ भी करना हो तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, और सरकार सरकारी तरीके से काम करती थी। और अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज भी प्राइवेट कंपनी थी, वो तो जंग से डिसीजन लेते थे और है ना फायर, समझ रहे। तो ये तो मुख्य रीजन है, दो तीन, जो कि जिसकी वजह से भारत में डचों का पतन हुआ, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो चलिए ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और इसी के साथ डच वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। इनमें जो पॉइंट्स है जिस पर स्टार लगे हैं उन्हें हर हाल में आपको याद करना है, ठीक है, लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। हाँ क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, जाना कहीं, ठीक है, क्लास अभी खत्म नहीं हुई। अब देखिए अब यहाँ से ब्रिटिशर्स वाला मामला जो है वो शुरू होगा, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स वाला जो मामला है वो शुरू होगा, ठीक है ना। हाँ जी अभी ब्रिटिशर्स वाले मामले को शुरू करें। हाँ और ये जानकारी ये भी है कि आज आपकी जो मैथ की क्लास है सत्यम सर की वो 1:30 बजे चीज है कि डाउट है जो आपके दूर कर दें। जैसे
तो आप ये मत सोचिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले अंग्रेजों का कोई व्यापार भारत से नहीं होता था या कोई अंग्रेज भारत नहीं आया था, ठीक है, या इस तरह का कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम उसी डाउट को सबसे पहले आपको दूर करने जा रहे हैं, ठीक है, उसी डाउट को आप सबसे पहले दूर करने जा रहे हैं। इका लिखा है, क्या नाम आपका, मोहम्मद इस्माइल जी, मुस्कुराइए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, पहली फैक्ट्री है ना, और क्या साथ में लिखा है, स्थापना 1602। कहाँ रहते हैं भैया, यही रहा करिए, कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में, ठीक है, हाँ जी। चलिए तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कि भारत या आगरा या फतेहपुर सिकरी, ध्यान दीजिए कि भारत या, ठीक है, भारत हो जाओ भाई, भारत, ठीक, या आगरा या बिहार या फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, ठीक, भारत या आगरा या फतेहपुर सिकरी, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, पुर्तगालियों ने ज्यादातर यूरोपीय जब भारत आए तो उन्होंने मसाले का व्यापार मुख्य रूप से किया, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ, देखो भारत या आगरा या बिहार, ठीक है, ये क्या लिखा है, ये बिहार लिखा है, बिहार, ठीक है, आने वाला या पहुंचने वाला, आने वाला या पहुंचने वाला, ठीक है, आने वाला या पहुंचने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, प्रथम ब्रिटिश यात्री, ठीक है, प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था, मतलब कह सकते हैं ब्रिटिश ट्रैवलर, ब्रिटिश ट्रैवलर नाम बता सकते हैं आप, ये कौन था भैया, तो भारत या आगरा या बिहार आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो था उसका नाम था राल्फ फिंच, ठीक है, कौन था भैया, राल्फ फिंच, ठीक, कौन था, राल्फ फिंच, ठीक है, राल्फ फिंच, किसके समय में आया, अकबर के समय में आया था, किसके समय में आया था, ये अकबर के समय में आया था, अकबर काल में आया, अकबर काल में आया, तो एक बात याद करना है कि कब आया, ये अकबर काल में आया, मतलब केम इन अकबर्स पीरियड, केम इन अकबर्स पीरियड, अकबर के समय में आया, ठीक है, अकबर के समय में आया। दूसरी बात क्या याद करनी है भैया, दूसरी बात ये भी है कि इसी के यहीं पर लिख लेते हैं, स्थल मार्ग से भारत आया, ठीक है, स्थल मार्ग से भारत आया, ठीक है, स्थल मार्ग से भारत आया था, मतलब ये समुद्री मार्ग से नहीं आया, ये स्थल मार्ग से आया, ठीक है ना, अरे क्या बात, स्थल मार्ग से भारत आया था, ठीक है, और एक बात ये कि स्थल मार्ग से भारत आने वाली पहली ब्रिटिश कंपनी 1553 में आई थी, स्थल मार्ग से, स्थल मार्ग, ठीक, स्थल मार्ग से भारत आने वाली, ठीक, पहली ब्रिटिश कंपनी कौन सी थी, पहली ब्रिटिश कंपनी कौन सी थी, तो इस कंपनी का नाम क्या था भैया, इस कंपनी का नाम था द लीवेंट कंपनी, क्या नाम था इस कंपनी का, द लीवेंट कंपनी, द लीवेंट कंपनी, ठीक है, द लीवेंट कंपनी, ठीक है, द लीवेंट कंपनी, क्या भैया, द लीवेंट कंपनी, ठीक है, कब आई थी, इन 1593, ठीक है, 93, तो 1593 में, ठीक है ना, कब आई भैया, 1593 में, ठीक, तो एज इट इज इसको भी याद करने की जरूरत है, ठीक, तो मतलब ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी ओवरलैंड रूट, बाई ओवरलैंड रूट, ठीक, तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है भैया, और भूलिएगा नहीं, ठीक है, भूलना नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो भूलने का भी सवाल भी नहीं उठता है, ठीक है, चलो 1553, इतनी बार 1553 का लिखा, अरे 1553 नहीं 93 है, 1593 है भाई, राल्फ फिंच जो है इसका है 1583, ठीक है, तो उसका 1583, उसका 1593, ठीक है ना, हाँ, जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस और थॉमस वो आगे हम देखेंगे, पहले ये आपका डाउट एक दूर करना था कि भारत या बिहार या, ठीक है, आगरा आने वाला पहला जो अंग्रेजी यात्री था वो राल्फ फिंच था, और ये जो है स्थल मार्ग से मतलब ओवरलैंड रूट से भारत आया था अकबर के समय में, ठीक है ना, और पहली कंपनी जो आई थी वो कौन सी थी, द लीवेंट कंपनी, ठीक है भैया, चलो अब देखो, अब हमें यहाँ से पढ़ना है किसके बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, किसके बारे में भी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो आइए प्रयास करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चीजों को जानने समझने और लिखने की, ठीक है ना, हाँ जी भाई, नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि न्यू, ठीक है, न्यू मतलब फाउंडेशन, न्यू मींस क्या, फाउंडेशन, तो इसकी फाउंडेशन कब हुई, ठीक है, न्यू हो गया, दूसरा क्या है, स्थापना, अब कहें सब दोनों में अंतर है क्या, तो भैया बिल्कुल अंतर है, यहाँ हम एस्टैब्लिशमेंट कह सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, कभी कभी दोनों सेम होता है, कभी कभी दोनों अलग होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, और इसी प्रकार से किसके समय, मतलब इन द पीरियड ऑफ, किसके समय, ठीक है, किसके समय में स्थापना हुई थी, किसके समय में मतलब इन द पीरियड ऑफ, इन द पीरियड ऑफ, इन द पीरियड ऑफ, ठीक है, फिर क्या है वही कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो यात्री था, पहला समुद्री यात्री, पहला समुद्री मार्ग से भारत आया यात्री, ठीक है ना, मतलब वही है कि फर्स्ट ट्रैवलर, ठीक है, फर्स्ट ट्रैवलर बाई सी रूट, बाई सी रूट, तो सी रूट से भारत आने वाला पहला ट्रैवलर कौन था, फिर ये भी है कि भाई फर्स्ट ट्रैवलर हो गया, व्यापार शुरू किसने कराया, या यूं कह लीजिए कि जो इस व्यापार है, व्यापारिक एकाधिकार का जन्मदाता, व्यापारिक एकाधिकार का जन्मदाता, ठीक है, तो कह सकते हैं कि फादर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का जन्मदाता, मतलब फादर ऑफ ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली, फादर ऑफ ट्रेड मोनोपोली, फादर ऑफ ट्रेड मोनोपोली, फिर भाई फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है, मतलब पहला कारखाना इन्होंने कहाँ स्थापित किया, पहला कारखाना, फिर थॉमस रोड खैर आया था, शाही फरमान वगैरह, ठीक है, और जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करना शुरू किया, मतलब व्यापार शुरू, व्यापार की बात करें, व्यापार के बारे में दो बातें हैं, व्यापार शुरू, व्यापार मतलब ट्रेड, ठीक है, ट्रेड की बात हो रही है, इससे संदर्भ में क्या है, इसके संदर्भ में दो चीजें होंगी, एक तो ये देख लेंगे कि शुरू कब हुआ, मतलब शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ, समाप्त कब हुआ, पूरी तरीके से, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक है, रूल, ठीक है, रूल के बारे में क्या, वही कि स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हुआ, ठीक है, और शासन का ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरण, ब्रिटिश क्राउन
को स्थानांतरण, ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरण, मतलब कह सकते हैं कि रूल ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। सारा चीज समझ में आएगा, थोड़ा सा रखेंगे ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, देख लिया जाए भाई, देखिए हाँ जी भाई। अच्छा 1608 में टॉमस लो आया था, कहाँ पर लियो भाई, देखिए 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी, 1599 में, लेकिन विधिवत इसकी स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। जिस समय स्थापना हुई उस समय जो क्वीन थी, ठीक है, क्वीन आगे ब्रिटिश क्वीन, वो कौन थी, और दूसरा भारत में मुगल शासक कौन था, ठीक है, मुगल किंग, ठीक है, मुगल किंग कौन थे, ठीक है। समुद्री यात्री में भाई पहला कौन था, तो ब्रिटिश क्वीन कौन थी भैया, एलिजाबेथ, ठीक है, और मुगल क्वीन कौन थे, तो अकबर, मुगल किंग मतलब अकबर, ठीक है। और यहाँ भैया कौन, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस बिल्कुल याद रखेंगे, कैप्टन हॉकिंस। इसके बारे में भाई आप पढ़ चुके हैं काफी कुछ, ठीक है, तो बहुत ऐसी दिक्कत की बात नहीं। आप जानते हैं कि 1608 में आया था। व्यापारी के अधिकार का जन्मदाता कौन, तो ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री सूरत 1608 में अस्थायी, फिर 1613 में अस्थायी। व्यापार इनका शुरू कब हुआ, तो ये 1608 और समाप्त कब हुआ 1833, ठीक। शासन इनका स्टार्ट कब हुआ वास्तव में 1665, कहां से, बंगाल से, और एंड कब हुआ 1858, क्यों, क्योंकि 1858 में ही ये हुआ कि भैया जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया 1858 में, ठीक है। देखिए अगर पूरी बात को समझे, पूरे कंसेप्ट को समझे इसके, तो क्या कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1599 में इसकी नींव पड़ी। 1599 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी थी ना, 1599 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी थी, तो दरअसल हुआ क्या था कि कहते हैं कि 1599 में ब्रिटेन के लंदन शहर में बहुत सारे ब्रिटिश व्यापारी जो है वो इकट्ठा हुए, और इन ब्रिटिश व्यापारियों ने इकट्ठा होकर एक संयुक्त कंपनी बनाने का ऐलान किया जो दुनिया के पूर्वी हिस्सों में व्यापार करेगी, भारत और उसके आसपास के जो देश है जैसे श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, है ना, और इंडोनेशिया और अन्य देश है, ठीक है। तो इस उद्देश्य से वर्ष 1599 में लंदन में एक संयुक्त कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनाने की घोषणा हुई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शुरू में जब कंपनी बनी थी तो उसमें एक दो नहीं 500 से ज्यादा शेयर होल्डर्स थे, मतलब मोर देन 500 ओनर्स, ठीक है, तो मोर देन 500, ठीक है, वही क्या थे, साझेदार थे, शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने इस कंपनी को संयुक्त कंपनी के रूप में स्थापित किया, मतलब नींव डाली। और उस समय इस कंपनी का नाम दिया गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बात करें सर ये क्या है भाई, नाम था इस कंपनी का, तो शुरू में इसका नाम दिया गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इतना बड़ा नाम है। अच्छी बात केवल ये है कि इतने बड़े नाम को याद नहीं करना है, ठीक है। तो इस कंपनी का नाम जो शॉर्टकट में आप पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम तो 1833 में पड़ा, ठीक है, 1833 में, तो 1833 में ये नाम पड़ा, ठीक है। खैर तो 1599 में घोषणा हुई एक तरह से, ठीक है, कि भाई ये कंपनी बनाई जाएगी, अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है, घोषणा हुई कि बनाई जाएगी। 1600 ईस्वी में क्या हुआ, 1600 ईस्वी में इस कंपनी को, ठीक है, बाई चार्टर, मतलब जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने बकायदा एक चार्टर जारी किया। चार्टर का मतलब होता है राजलेख, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी ने प्रॉपर एक राजलेख जारी किया, एक चार्टर जारी किया, और इस चार्टर के माध्यम से 1600 ईस्वी में कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार मिला, ठीक है, मतलब कंपनी गॉट राइट टू ट्रेड, है ना, फॉर 15 इयर्स, ठीक है, 15 गॉट मतलब कंपनी गॉट राइट टू ट्रेड फॉर 15 इयर्स, ठीक है। और हां एलिजाबेथ का भी पैसा लगा था, मतलब एलिजाबेथ वाज आल्सो अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी, मतलब एलिजाबेथ भी इसमें एक शेयर होल्डर थी, ठीक है। तो जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी और भारत में मुगल शासक अकबर थे, ठीक है। अच्छा अब व्यापारी के अधिकार का जन्मदाता जेम्स फर्स्ट को इसलिए मानते हैं क्योंकि जेम्स फर्स्ट ने ही कंपनी के व्यापार को शुरू कराया और इन्हीं के राजदूत या एम्बेसडर के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत आया, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस और आगे थॉमस रो जो है, ये दोनों ही ब्रिटेन के सम्राट जेम्स फर्स्ट के राजदूत थे, एम्बेसडर थे, और इस तरह से ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट के प्रयासों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार है वो 1608 में शुरू हो पाया, जब इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई। और इन्हीं के समय में कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापारी के अधिकार दे दिया गया, मतलब कंपनी जब तक चाहे ट्रेड कर सकती है, व्यापार कर सकती है, ठीक है। इसीलिए ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट को व्यापारी के अधिकार का जन्मदाता मानते हैं, कंपनी के व्यापारी का अधिकार। तो इस तरह से कंपनी का व्यापार 1608 में शुरू हुआ और 1833 में पूरी तरह से समाप्त हुआ। आप पढ़ते भी हैं कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पहले 1813 में और फिर 1833 में पूरी तरह समाप्त हुआ, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब इस कंपनी ने केवल व्यापार का काम तो किया नहीं, आप जानते हैं, इस कंपनी ने व्यापार के साथ साथ शासन भी किया, रूल भी किया भारत में। तो कंपनी ने वास्तव में जो रूल करना शुरू किया वो 1765 से, है ना, 1665 यहाँ बाई मिस्टेक लिखा है, इसको 1765 करिएगा, ठीक है। कब से भैया 1765 से शुरू किया। क्यों 1765 से, तो वास्तव में कंपनी ने बंगाल से 1765 में अपना शासन करना शुरू किया, अपनी हुकूमत शुरू की। क्यों, क्योंकि 1765 में ये वो समय था जब अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत चुके थे, प्लासी का युद्ध तो ये पहले ही जीत चुके थे, और इस तरीके से 1765 में इलाहाबाद की संधि या इलाहाबाद एग्रीमेंट द्वारा कंपनी के शासन की बंगाल में शुरुआत, ठीक है। हाँ, कंपनी हर तरह का व्यापार करती थी, ठीक है ना। अच्छा यहीं पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे कहे कि कंपनी के शासन की नींव कब पड़ी, तो 1757 में लड़े गए प्लासी के युद्ध से, ठीक है। और कंपनी के शासन की स्थापना कब हुई, तो भैया ये स्थापना हुई थी 1764 के बक्सर के युद्ध से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1757 का प्लासी का युद्ध जो कंपनी ने लड़ा, वहां से कंपनी के शासन की भारत में नींव पड़ी, और 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा उससे कंपनी के शासन की स्थापना हुई, और 1765 में उन्होंने शासन शुरू कर दिया। और यह शासन 1858 में तब खत्म हुआ जब ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारत शासन अधिनियम 1858 को पास करके शासन की जो जिम्मेदारी है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दी, ठीक है। तो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 तक की थी, उसके बाद जो भारत में हुकूमत रही अंग्रेजों की वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रहा। यही कारण है कि 1858 तक भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो गवर्नर जनरल था, लेकिन उसके बाद कौन हुआ, वायसराय। वायसराय का मतलब ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रतिनिधि, ठीक है ना। चलिए तो इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है, एज इट इज। तो इस कांसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, बाकी हम आपसे अगले सेशन में मुलाकात करेंगे तो आगे की चीजों को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है भैया। चलिए तो कल मुलाकात करते हैं और आगे चीजों को लेकर चलते हैं। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सेशन को, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है
एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, मतलब यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास जो आज पढ़ने के लिए है टॉपिक, वो क्या है, वो है साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है साथियों। तो चलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वन बाय वन आगे लेकर चलते हैं, सीक्वेंस से हम इसको आगे लेकर चलेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। मजा बहुत आएगा। बस आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा, आप पेशेंस रखिएगा, ठीक है, पेशेंस के साथ पढ़िएगा, मजा आएगा, ठीक है भैया, पेशेंस के साथ पढ़ना है। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो कुछ भी लिख रहा हूं ये पूरा विजिबल होगा, थोड़ा सा चाहे तो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, आपको ज्यादा विजिबिलिटी देखनी है। हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको हम, स्थापना, स्थापना मतलब एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, स्थापना मींस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो स्थापना कह लीजिए या फिर एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए। ये कब हुआ, 1600 में, ठीक है, 1600 में, ठीक है, 1600 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक। एक फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। अब 1600 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी, ठीक है, जो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि इस समय जो ब्रिटिश क्वीन थी वो कौन थी, इस समय जो ब्रिटिश क्वीन थी, ब्रिटेन की महारानी थी, वो कौन थी। तो ब्रिटेन की महारानी साथियों जो थी, इनका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था इनका, इनका नाम था भैया एलिजाबेथ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम सेम है, तो आप लिखते चलेंगे। ब्रिटिश क्वीन कौन थी, एलिजाबेथ, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला गवर्नर बनाया गया, पहला जो गवर्नर बनाया गया कंपनी का, वो कौन बनाया गया, इसे ये बनाया गया साथियों टॉमस स्मिथ को। किसे बनाया गया दोस्तों, टॉमस स्मिथ को पहला गवर्नर बनाया गया, ठीक है, टॉमस स्मिथ को, ठीक है, किसे, टॉमस स्मिथ को साथियों पहला गवर्नर बनाया गया, ठीक है। और शुरू में साथियों कंपनी को, ठीक है, 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार मिला, 15 वर्षों के लिए, कितने सालों के लिए भाई, 15 ईयर के लिए, ठीक है, 15 ईयर्स के लिए व्यापार का अधिकार मिला, 15 वर्षों के लिए, ठीक है, 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार मिला, ठीक है, 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार, ठीक है, 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार मिला, ठीक है। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि राइट टू ट्रेड, राइट टू ट्रेड, 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार मिला, ठीक बात है। तो 3 पॉइंट्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना हुई है। उस समय ब्रिटिश क्वीन कौन थी, एलिजाबेथ थी। भारत में मुगल शासक कौन थे, अकबर थे। फर्स्ट गवर्नर कौन बनाया गया, ठीक है, ये कंपनी का फर्स्ट गवर्नर है। बंगाल का पहला गवर्नर, भारत का पहला गवर्नर, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। 15 ईयर के लिए व्यापार का अधिकार या राइट टू ट्रेड इसे दिया गया। फिर क्या हो गया, फिर हम देखेंगे कि भैया इसको और आगे बढ़ाइए तो आप यहाँ पाएंगे। तो अगली चीज क्या हुई, अगली चीज ये हुई कि ब्रिटिश सम्राट, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, ठीक है ना, जेम्स प्रथम ने व्यापार शुरू करा, ने क्या किया, व्यापार शुरू करा, व्यापार क्या किया भैया, शुरू करा। ये बिल्कुल दिमाग में रखिए, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि ट्रेड वाज जेम्स फर्स्ट, ठीक है ना, कौन भैया, जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स प्रथम के प्रयासों से, ठीक है, जेम्स प्रथम के प्रयासों से एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी थी, इससे ज्यादा क्या जानकर करोगे। एलिजाबेथ के पति का नाम क्या था, बेटे का नाम क्या था, सुंदर थी कि काली थी, ऐसा कुछ जितना पूछता उतना जानो, क्या करोगे जानकर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के प्रयासों से व्यापार जो है वो शुरू हो पाया। किसके प्रयासों से भैया, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के प्रयासों से, ठीक है। इन्होंने क्या प्रयास ऐसा किया भैया, तो इन्होंने प्रयास ये किया था, अगर आपको याद हो तो भैया इन्होंने जो प्रयास किया, इन्होंने जो प्रयास किए वो क्या प्रयास किए हैं, तो इन्होंने 2 प्रयास किए हैं। इन्होंने अपना राजदूत भेजा, ठीक है, इन्होंने अपना राजदूत भेजा। कौन से 2 राजदूत भारत भेजे इन्होंने, इन्होंने अपना राजदूत भेजा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि सेंड, है ना, सेंडेड एम्बेसडर, ठीक है, सेंडेड एम्बेसडर। तो इन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा, इन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा। कौन था भैया, तो एक इनका एम्बेसडर है, ठीक है, कौन, कैप्टन हॉकिंस। कौन सा, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। तो इन्होंने एक तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा और दूसरा किसे भेजा, थॉमस रो को भेजा। किसको भेजा, थॉमस रो को भेजा, ठीक है। और इन दोनों के बारे में आपको बताया गया है कि भैया कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया और थॉमस रो जो है, ठीक है, थॉमस रो कब आया, थॉमस रो जो है ये 1615 में आया, ठीक है, पूरा कांसेप्ट समझेंगे, ठीक। तो कैप्टन हॉकिंस पहले आया और फिर कौन आया, थॉमस रो आया, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस पहले आया फिर कौन आया, थॉमस रो आया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, अलग अलग जगहों पर फिर फैक्ट्रीज स्थापित की गई, ठीक है। इनके प्रयासों से धीरे धीरे क्या हुआ कि फैक्ट्रीज स्थापित हुई, ठीक है। मतलब ये है कि व्यापार शुरू हुआ। तो व्यापार शुरू कब हुआ, व्यापार शुरू कब हुआ, मतलब ट्रेड स्टार्टेड, है ना, ट्रेड कब स्टार्ट हुआ। तो इनके द्वारा जो ट्रेड है, जो इनके द्वारा ट्रेड स्टार्ट किया गया, ट्रेड स्टार्टेड इन 1608। कब भैया, 1608। क्यों भैया 1608 से, क्यों, क्योंकि 1608 में इन्होंने क्या किया, 1608 में इन्होंने सूरत में व्यापार करना शुरू किया, सूरत से व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। कहां से भैया, सूरत से व्यापार करना शुरू किया, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जब ध्यान एक्चुअली में विवेक बाबू 1608 से 1835 कैसे हुआ बताएं, आपकी लापरवाही से। 1608 से 1835 15 वर्ष कैसे हुआ बताएं, फिर सुनो, लापरवाही से आपकी, है ना, देखा ना, लापरवाही कर दी जाए, इसलिए कहते ध्यान से सुनो, है ना। हमने बताया था कि 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार तो मिला था, ठीक है ना, 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में। इसके बाद जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट आए, जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स फर्स्ट आए थे, इन्होंने न केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार शुरू कराया अपने राजदूत कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो को भेजकर, बल्कि ये वही सम्राट है जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, अनिश्चित काल तक के लिए क्या दे दिया, एक अधिकार दे दिया, व्यापार करने का अधिकार दे दिया, ठीक है ना। अजय भैया सुनिए बेटा, 1983 में बताया है, 1583 बताया है, 1583 में भारत आया था और 1587-88 में बिहार पहुंचा था। तो एक ही साल में हर जगह नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो ये राजदूत भेजा कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो, ठीक है। अभी तो आप समझिए कि वन बाय वन हमको कंप्लीट करनी दीजिए। बीच में तो ऐसा भी टाइम आएगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है, ट्रेड मोनोपोली को, ठीक है, मतलब व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। कब, 1688 में, जब ब्रिटेन में सरकार बनेगी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्थापित होगी और निरंकुश राजतंत्र क्रांति होगा। लेकिन सबर कहां है, पेशेंस कहां रखेंगे सब लोग, तो पेशेंस रखें। इसलिए हमने शुरू में कहा कि मेरे भाई बस एक चीज आपसे निवेदन है कि पेशेंस रखिएगा, लेकिन पेशेंस है। व्यापार कब शुरू हुआ भैया, तो 1608 में इन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया, 1608 में व्यापार शुरू किया। अच्छा इसके बाद क्या हुई, 1608 में इन्होंने व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, ठीक है ना। अब विभिन्न फैक्ट्रीज की स्थापना, इसके बाद क्या हुई, 1608 में व्यापार करना शुरू किया, है ना, और विभिन्न फैक्ट्रीज की स्थापना हुई। और ये कौन कौन सी फैक्ट्रीज है आगे हम देख लेंगे। विभिन्न फैक्ट्रीज की स्थापना हुई, विभिन्न फैक्ट्रीज की स्थापना यहाँ पर की, ठीक है, विभिन्न फैक्ट्रीज की स्थापना की गई। जैसे जो विभिन्न फैक्ट्रीज स्थापित हुई है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। जैसे एक मैप हम यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा, ठीक है ना। अब इस मैप में मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे यहाँ पर सूरत था, तो सूरत में फैक्ट्री बनी, यहाँ मुंबई में फैक्ट्री बनी, यहाँ मद्रास में फैक्ट्री बनी, यहाँ बालासोर में फैक्ट्री बनी, यहाँ कलकत्ता में फैक्ट्री बनी, यहाँ हुगली में फैक्ट्री बनी, यहाँ कासिम बाजार में फैक्ट्री बनी, ठीक है, यहाँ मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनी, समझ रहे। हाँ जी, तो अब देखिएगा, तो इन्होंने जो फैक्ट्रीज लगाई है अलग अलग जगहों पर, वो कौन कौन सी, तो जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है भाई, ये है, ठीक है, इसी प्रकार से ये है, ठीक है, इसी प्रकार से ये है, ठीक है, और
इस प्रकार से ये है, ठीक है। तो ये फैक्ट्रीज अलग अलग है। अब ये जो फैक्ट्रीज है, जैसे ये सूरत वाली फैक्ट्री, ठीक है, सूरत वाली फैक्ट्री के बारे में, यहाँ पर कौन सी, ये मुंबई वाली फैक्ट्री, ठीक है, मुंबई वाली फैक्ट्री, यहाँ पर कौन सी, मद्रास वाली फैक्ट्री, ठीक है, मद्रास वाली फैक्ट्री, फैक्ट्री का कारखाना, यहाँ पे कौन सी, मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री, कौन सी, मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री, ये कौन सी है, ये बालासोर वाली फैक्ट्री है, कौन सी, बालासोर वाली फैक्ट्री, ये कौन सी है, ये हुबली वाली फैक्ट्री है, कौन सी, हुबली वाली, ये कौन सी है, ये कासिम बाजार वाली फैक्ट्री, कासिम बाजार वाली फैक्ट्री, ये कौन सी है, कलकत्ता वाली फैक्ट्री, कौन सी, कलकत्ता वाली फैक्ट्री, ठीक है ना। कौन सी कब स्थापित हुई है, तो आप देखेंगे सूरत वाली जो फैक्ट्री है, ये इसके दो डेट्स हैं, इसके दो डेट्स में, दो डेट्स होने के पीछे रीजन आपको पहले भी बताया, फिर बता देते हैं। 1608 में अस्थायी और 1613 में अस्थायी। मुंबई में जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो 1687 में स्थापित हुई थी, ठीक है। मद्रास में जो फैक्ट्री स्थापित हुई वो 1639 में हुई, मसूलीपट्टनम में 1611 में हुई थी, बालासोर में 1633 में हुई थी, हुबली और कासिम बाजार दोनों जगहों पर, ठीक है, 1651 में हुई थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है भैया, और कलकत्ता में 1698 में हुई थी, ठीक है। हाँ देख लिया भैया, ठीक। अब इसमें होता क्या है, ये सब नाम है, हिंदी इंग्लिश सब में एक रहेंगे, ठीक है। तो देखिए सूरत में 1608 में, यहाँ पर क्या हुआ भैया, हमने कहा अस्थायी, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, ठीक है ना, क्या हो गया, टेम्परेरी यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित हुई, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी, और फिर यहीं पर अस्थायी फैक्ट्री आगे चलकर बनी। इसके पीछे क्या मामला है, इसके पीछे मामला आप अगर ध्यान दीजिए, इसके पीछे मामला दोस्तों क्या है, इसके पीछे मामले को समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, अरे तो क्या मसूलीपट्टनम में डचों की, ऐसे तो सूरत में फ्रांसीसियों की भी थी, एक जगह पर एक से ज्यादा कंपनी की फैक्ट्री नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, समझ रहे हो। चलो जरा ध्यान दो, जैसे सूरत है तो सूरत में पुर्तगालियों की भी फैक्ट्री थी, सूरत में अंग्रेजों की भी फैक्ट्री थी, सूरत में फ्रांसीसियों की भी फैक्ट्री थी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि किसी एक जगह पर एक से ज्यादा कंपनी की फैक्ट्री नहीं हो सकती, ध्यान दो। तो हमने कहा 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, यहाँ पर देख रहे हो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था। तो ये जो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, इसने सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस जो कि 1608 में जहांगीर से मिला, इसने सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की और अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है ना, अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है। और फिर क्या हुआ उस समय, ठीक है, उस समय भारत में ऑलरेडी जो व्यापार कर रहे थे वो कौन थे, पुर्तगाली थे। तो पुर्तगालियों ने इस बात का विरोध किया। भाई बात को समझिए कि जिस समय कैप्टन हॉकिंस भारत आया और जहांगीर से मिला, उस समय भारत में पुर्तगालियों का व्यापार पहले से ही चल रहा था, पुर्तगालियों का जो व्यापार है वो पहले से ही चल रहा था। तो कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर से मिला और जहांगीर से सूरत में व्यापार करने की, फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली, तो पुर्तगालियों ने इस बात का विरोध किया, और जब पुर्तगालियों ने विरोध किया तो जहांगीर ने अंग्रेजों से सूरत में व्यापार करने की जो अनुमति दी थी वो वापस ले ली, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक, बात समझ रहे हैं। हाँ, एकदम ऐसे याद करना है कि कैप्टन हॉकिंस ने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की सूरत में, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण मुगलों ने, ठीक है, अंग्रेजों से व्यापार करने की ये जो अनुमति है ये वापस ले ली, ठीक है बेटा। अब देखो क्या है, जब वापस ले ली तो इसी वजह से कह रहे हैं कि 1608 में फैक्ट्री लगाई तो अंग्रेजों ने सूरत में, और ये अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री है, ठीक है ना, ये अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहली फैक्ट्री कह सकते हैं या पहला कारखाना कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूंकि पुर्तगालियों के विरोध के कारण अंग्रेजों से जहांगीर ने या मुगलों ने सूरत से अपनी फैक्ट्री हटाने के लिए कह दिया, तो अंग्रेजों को सूरत से अपनी फैक्ट्री हटानी पड़ी। फिर आगे चलकर एक युद्ध हुआ, फिर आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर भाई साहब एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं स्वाली का युद्ध। क्या कहते हैं जिसे, जिसे कहते हैं स्वाली का युद्ध। तो जो स्वाली का युद्ध हुआ कौन सा, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है। तो आगे चलकर एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं बैटल ऑफ स्वाली, ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं भैया, बैटल ऑफ स्वाली कहते हैं। तो ये जो बैटल ऑफ स्वाली हुआ कब हुआ था, ये 1612 में हुआ था, ठीक है ना। किसका युद्ध है ये, स्वाली का युद्ध है। तो ये जो स्वाली का युद्ध है ये किसके किसके बीच हुआ, ये अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ, तो भैया ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रेंच ईस्ट इंडिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में हुआ। और किसकी जीत हुई, तो भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, ठीक है ना। हाँ, ये जीते, है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि है ना, इनकी जीत हुई, यहाँ पर इनकी विक्ट्री हुई, ठीक है ना। हाँ जी, इनकी जीत हुई। अब जब इनकी जीत हुई तो इससे क्या फायदा हुआ, ठीक है, इससे खुश होकर जहांगीर ने, है ना, इससे खुश होकर जहांगीर ने क्या किया, इससे खुश होकर, इससे खुश होकर, इससे खुश होकर जहांगीर ने, इससे खुश होकर जहांगीर ने, ठीक है, 1613 में शाही फरमान द्वारा, ठीक है ना, शाही फरमान द्वारा, शाही फरमान, ठीक है, शाही फरमान द्वारा, शाही फरमान द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों को, शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में, अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी फैक्ट्री या अस्थायी कारखाना लगाने की अनुमति प्रदान की, है ना, अस्थायी कारखाना लगाने की अनुमति प्रदान की, ठीक है, अस्थायी कारखाना लगाने की अनुमति प्रदान की, बात समझे, अनुमति प्रदान की, क्लियर बात, ठीक। तो एकदम सिंपल, ठीक है ना। हाँ जी भैया, कहाँ थे विमल बाबू जब जहांगीर पढ़ा रहे थे तब आप कहाँ थे, मतलब यहीं थे या कहीं अंडमान निकोबार घूमने चले गए थे, तो बताया था, ठीक है। चलिए, तो भैया बात समझिए, तो हमने क्या कहा, हमने कहा 1608 में कैप्टन हॉकिंस जो कि रेड ड्रैगन और हेक्टर नामक जहाजों के कैप्टन के रूप में आया था, 1608 में सूरत में सबसे पहले उतरा और फिर जहांगीर से मिलने गया, आगरा के किले में मिला। और आगरा के किले में जब जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने मुलाकात करी तो कैप्टन हॉकिंस ने भाई अंग्रेज होते हुए भी फारसी भाषा में बात करी, जो कि जहांगीर को बहुत पसंद आया, ठीक है। हाँ, जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने इंग्लिश में बात नहीं की थी, फारसी भाषा में बात की थी और उसे काफी पसंद आया था, ठीक है ना। तो इस वजह से कैप्टन हॉकिंस को पहले तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी, वो भी आगे लिखवाएंगे, इंग्लिश खान की उपाधि दी, इससे काफी खुश हुआ और सूरत में व्यापार करने की, फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी। लेकिन फिर पुर्तगालियों ने विरोध किया, पुर्तगालियों ने जब विरोध किया तो चूंकि पुर्तगाली लंबे समय से थे तो मुगल जो है वो पुर्तगालियों के दबाव में आ गए और मुगलों ने अंग्रेजों से कह दिया कि ये जो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई वो ये हटा लो। तो भैया अंग्रेजों को सूरत से अपनी फैक्ट्री हटानी पड़ी। तो इस तरह से 1608 में जो फैक्ट्री लगी थी वो हट गई, इसलिए उसको टेम्परेरी कहा गया। फिर क्या हुआ कि स्वाली का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ स्वाली हुआ 1612 में, जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, जिससे अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता है वो स्थापित हो गई। क्या हो गई, अंग्रेजों की जो सर्वोच्चता है वो स्थापित हो गई। ये साबित हो गया कि ब्रिटिशर्स आर बेटर देन पोर्तुगीज, ठीक है ना, कि ब्रिटिशर्स जो है वो पोर्तुगीज से क्या हुए, बेटर है। इसी वजह से जहांगीर ने खुश होकर 1613 में शाही फरमान जारी किया और सूरत में अंग्रेजों को परमानेंट फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक। तो कह सकते हैं कि यहाँ सीधा सीधा आप क्या कहेंगे भैया, यहाँ सीधा सीधा आप ये कहेंगे कि जहांगीर इशू रॉयल डिक्री परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री, परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री इन सूरत, ठीक है, परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री इन सूरत। तो जहांगीर ने इशू किया, क्या इशू किया, रॉयल डिक्री मतलब शाही फरमान, और 1613 में क्या किया, सूरत में परमानेंट फैक्ट्री को ऑथराइज कर दिया, ठीक है। हाँ जी, तो आई होप ये बात पूरा समझ में आई। अब वापस यहाँ पर लौटिए, तो अब आपको समझ में आया कि कैसे हम ये कह रहे हैं कि सूरत में 1613 में परमानेंट फैक्ट्री स्थापित हुई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, ठीक है ना, हाँ जी, ओवरऑल अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, ये हम क्या बता रहे हैं, ब्रिटिश फैक्ट्रीज बता रहे हैं, यहाँ पर ब्रिटिश फैक्ट्रीज बता रहे हैं। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन इंडिया, तो आप क्या बताएंगे, तो सूरत में जो है पहली ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित हुई, पहला ब्रिटिश कारखाना स्थापित हुआ। क्लियर बात है। अब एक बात और समझिए, जैसे ये वाला पॉइंट आपका पूरा क्लियर हो गया। अब इसमें यहाँ पर आइए कि जब 1608 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई और फिर पुर्तगालियों के विरोध के
चले गए थे और इन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में आपको ये कहना है, अगर कभी भी पूछता है तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, है ना? अंग्रेजों की बात हो रही है, फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया, ठीक है भैया, फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया। या तो आप इसे क्या कह सकते हैं, या तो आप इसके बारे में ये कह सकते हैं कि भैया फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन इंडिया, मतलब भारत में पहला अस्थायी कारखाना, भारत में पहला अस्थायी कारखाना, भारत में पहला अस्थायी कारखाना। या तो क्या कहेंगे? दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री, दक्षिण भारत में पहला, ठीक है, कारखाना, दक्षिण भारत में पहला कारखाना। तो जो मसूलीपट्टनम है दक्षिण भारत में पहला कारखाना है, ठीक है ना? हाँ जी, दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये दक्षिण भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना था, या भारत में पहली अस्थायी फैक्ट्री थी। मद्रास में जो फैक्ट्री लगाई गई, ठीक है, मद्रास में जो फैक्ट्री लगाई गई थी, ये किसके द्वारा, किसके प्रयासों से लगाई गई थी? तो याद रखेंगे फ्रांसिस डे के द्वारा, किसके द्वारा? फ्रांसिस डे के प्रयासों से। किसके प्रयासों से भैया? फ्रांसिस डे के प्रयासों से ये चीज यहाँ पर हो पाई, ठीक है ना? हाँ जी भैया, ठीक। तो फ्रांसिस डे के प्रयासों से ये चीज हुई थी, ठीक है ना? हाँ जी, और इसे लीज पर मद्रास को जो है, मद्रास को आप आगे चलकर देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि मद्रास जो है 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दमरेल वेंकटप्पा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया तथा यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान देना है कि ये जो अभी हम आपको बता रहे थे कि भाई 1639 में फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास में फैक्ट्री स्थापित की गई, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी है कि 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी, क्योंकि वो चंद्रगिरी वाला क्षेत्र था, वहां का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दमरेल वेंकटप्पा। कटप्पा मत याद कर लेना, चलो कटप्पा याद कर लो, दमरेल वेंकटप्पा, इसी से मद्रास को पट्टे पर मतलब लीज पर, पट्टे पर मतलब किस पर? लीज पर प्राप्त किया और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया और अंग्रेजों के द्वारा अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है। आगे बढ़े, बालासोर कहाँ पड़ता है? बालासोर पड़ता है उड़ीसा में, बालासोर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है ना? बालासोर कहाँ पर है? बालासोर भाई साहब उड़ीसा में, ठीक है ना? कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो बालासोर उड़ीसा वाला मामला है, इसमें आपको याद करना है क्या? पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री, पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री, पूर्वी भारत में पहली, ठीक है। तो पूर्वी भारत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ, इन ईस्ट इंडिया, ठीक है, इन ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया में मतलब पूर्वी भारत में ये इनकी पहली फैक्ट्री थी, ठीक है ना? अच्छा, आगे देखिए, कासिम बाजार और हुगली की बात करें 1651 में, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें क्या याद करना है? इसमें ये जरूर याद कर लीजिएगा कि हुगली फर्स्ट इन बंगाल, ठीक है, फर्स्ट इन बंगाल। तो बंगाल में पहली, ठीक है ना? बंगाल में जो पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित हुई वो ये थी, ठीक है ना? बंगाल में पहली, ठीक है। तो बंगाल में पहली फैक्ट्री थी, ये क्या थी? ये बंगाल में पहली फैक्ट्री थी, ठीक है ना? तो फर्स्ट इन बंगाल, हुगली वाली, ठीक है। अच्छा, कलकत्ता वाला जो मामला है, ठीक है, कलकत्ता को किसने बसाया? कलकत्ता का संस्थापक कौन? तो कलकत्ता का जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो कौन है? तो कलकत्ता का संस्थापक या फाउंडर कौन है भैया? जॉर्ज नॉक, ठीक है। कौन? जॉर्ज नॉक, ठीक है ना? जॉर्ज नॉक, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ जी, इसी प्रकार से मुंबई का मामला है, तो जैसे मुंबई में क्या है? तो मुंबई को किसने बसाया? मुंबई का संस्थापक कौन या फाउंडर, ठीक है। तो मुंबई का संस्थापक या फाउंडर कौन? तो मुंबई का संस्थापक या फाउंडर जो है ये है कौन? गेराल्ड होंगियार। कौन भैया? गेराल्ड होंगियार। हालांकि इसके पीछे थोड़ी सी लंबी स्टोरी है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? हाँ, ठीक, चलिए, बात समझ रहे हैं? तो एकदम बिल्कुल इस मैप से आपको ये क्लियर हो रहा है कि कहां पर चीजें किस प्रकार की, ठीक है। तो क्या क्या क्लियर हुआ? पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में, दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री बालासोर उड़ीसा, बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो शिवम बाबू वो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री है 1668 में जो सूरत में स्थापित हुई थी। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, नहीं तो सब खिचड़ी पका दोगे। चलो अब हम वापस लौटते हैं किस पर? हम वापस इस पर लौटते हैं, ठीक है। हम जरा वापस इस पर लौटते हैं, ठीक है। इस पर वापस लौटना क्यों जरूरी भाई? इस पर वापस क्यों लौट रहे हैं? तो जरा देखिए कि हम इस पर वापस क्यों लौट रहे हैं। अब वापस हम इस पर लौट रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बताया कि देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुई, है ना भाई। एलिजाबेथ के टाइम पर पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ को बनाया गया, 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया, फिर ठीक है। लेकिन हालांकि 1600 ईस्वी में इनका व्यापार शुरू हो नहीं पाया। फिर आगे चलकर ब्रिटेन के सम्राट हुए जेम्स फर्स्ट ने व्यापार शुरू कराया और इन्होंने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। और इन्होंने अपने दो राजदूत भारत भेजे, एक 1608 में, दूसरा 1615 में, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके अंग्रेजों का व्यापार 1608 में शुरू हुआ और आगे बढ़ा और विभिन्न फैक्ट्रीज भारत में अलग अलग जगहों पर इन्होंने स्थापित कर ली, अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है भैया। अब क्या है? अब इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये, उसके बाद क्या हुआ ये समझिए। इसके बाद हुआ ये कि आप देखेंगे कि बात है 1688, ठीक है ना? 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई, ठीक है ना? 1688 में क्या हो गई? ब्रिटिश रिवॉल्यूशन, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन हुआ। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा। ब्रिटिश रिवॉल्यूशन कब हुआ था? जैसे हम ग्रेट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं 1688 में, ठीक है, 1688 में। तो 1688 में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया बेहतरीन तरीके से चल रहा है इनका। तो 1688 में क्या हुआ? ब्रिटेन में क्रांति हो गई और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम केम इनटू फोर्स, ठीक है ना? पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम केम इनटू फोर्स, ठीक है ना? या पार्लियामेंट्री सिस्टम इंप्लीमेंटेड कह सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंप्लीमेंटेड, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या हुआ? लागू हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में क्रांति हो गई, ब्रिटेन में क्या हो गया? ब्रिटेन में क्रांति हो गई और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या हुआ? संसदीय व्यवस्था लागू हुई, ठीक है। यहाँ पर संसदीय व्यवस्था लागू हुई। ये दुनिया में पहली बार था जब कहीं पर संसदीय व्यवस्था लागू हुई, संसदीय व्यवस्था लागू हुई, ठीक है। संसदीय व्यवस्था लागू कर दी गई। अब यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था लागू हुई, यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था लागू हुई, इसकी वजह से क्या हुआ भाई समझिए। तो 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई, जब सब कुछ ठीक चल रहा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, उसी समय 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हो गई, ठीक है। और ब्रिटेन में इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो निरंकुश राजतंत्र था, जो अभी तक मोनार्की चल रही थी, केवल और केवल मोनार्की थी शुद्ध रूप से, ये खत्म हो गया और ब्रिटेन में और दुनिया में भी पहली बार संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित हुई। इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ और द व्हिग पार्टी सत्ता में आई, ठीक है। मतलब ये ऐसी व्यवस्था स्थापित हुई जो संसदीय व्यवस्था थी, जो जनता के अनुसार चलेगी, ना कि केवल राजा के अनुसार। तो जब पार्लियामेंट्री सिस्टम स्थापित हो गया तो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया। अब यहाँ समझिएगा कि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, मतलब व्यापारिक एकाधिकार था, उसे खत्म कर दिया कि भैया केवल आपका एकाधिकार नहीं चलेगा। यहाँ व्यापारिक एकाधिकार का मतलब समझिएगा, ये जो व्यापारिक एकाधिकार शब्द है, ट्रेड मोनोपोली शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसे सपोज करिए कि भारत सरकार रिलायंस को, जैसे भारत सरकार
सरकार रिलायंस को नेपाल में व्यापार करने की का एकाधिकार दे दे, भारत सरकार रिलायंस को अगर नेपाल में व्यापार करने का एकाधिकार दे दे, तो इसका मतलब है कि अब नेपाल में भारत से अगर कोई व्यापार कर सकता है तो केवल और केवल रिलायंस कर सकता है, कोई अन्य कंपनी भारत की या कोई अन्य व्यक्ति भारत का नेपाल से व्यापार नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि अगर भारत सरकार ने रिलायंस को नेपाल में ट्रेड करने का मोनोपोली दे दिया, रिलायंस को भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल में रिलायंस को व्यापार करने का, ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी, तो अदर देन रिलायंस है ना, कोई कंपनी नहीं होगी जो व्यापार कर सकेगी, ट्रेड कर सकेगी, मतलब केवल रिलायंस ही होगी फिर जो व्यापार कर सकेगी। तो वही चीज यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टैब्लिश हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी को पहले तो 15 ईयर का राइट दिया, केवल 15 सालों का एकाधिकार दिया कि 15 सालों तक तुम व्यापार कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई अन्य कंपनी ब्रिटेन की व्यापार नहीं कर सकती। और इसको अनिश्चित काल के लिए किसने बढ़ा दिया? भैया जेम्स प्रथम ने बढ़ा दिया, ठीक है, जेम्स प्रथम ने बढ़ा दिया, ठीक है। फिर ये सब कुछ ठीक चलता रहा और 1688 में जब ब्रिटेन में क्रांति हुई तो इनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दो नई कंपनियां बनी, ठीक है, दो नई कंपनियां बनी, ठीक है ना। और ये दो जो नई कंपनियां बनी, ठीक है, दोनों ही 1698 में बनी। तो एक कंपनी कौन सी बनी? न्यू कंपनी, इसका मतलब कंपनी का नाम ही दिया गया न्यू कंपनी, ठीक है, न्यू कंपनी नाम दिया गया 1698 1698 में। एक और कंपनी बनी जिसका नाम था जनरल सोसाइटी, और भी कंपनीज बनी लेकिन मुख्य रूप से ये दो कंपनियां बनी, जनरल सोसाइटी, ये भी 1698। और ये दो नई कंपनियां बन गई, समझे, दो नई कंपनियां बन गई, बात को समझिएगा, ठीक है, दो नई कंपनियां बन गई क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई, ठीक है। हाँ जी, बात को समझेंगे, ठीक है, बात को समझिए एकदम बिल्कुल इत्मीनान से, और सब समझ में आएगा, बस आपको पेशेंस रखना। अब नई कंपनियां दो स्थापित हो गई है ना, अब ध्यान दीजिए, दो नई कंपनियां स्थापित हो गई। इन दोनों नई कंपनियों ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इन दोनों नई कंपनियों ने, और जो एक दो कंपनी स्थापित हुई उन्होंने इस व्यापार को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। इन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और इस प्रयास में इन्होंने, है ना, 1698 में ही नॉरिस मिशन भेजा औरंगजेब के दरबार में, ठीक है। क्या हुआ? देखिए, नॉरिस मिशन, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर? अब यहाँ पर आप ऐसे समझिए, ठीक है, नॉरिस मिशन, ठीक है, नॉरिस मिशन भेजा गया, नॉरिस मिशन, ठीक है, नॉरिस मिशन, ठीक है, नॉरिस मिशन, ठीक है, नॉरिस मिशन भेजा गया, ठीक है, नॉरिस मिशन भेजा गया कब? 1698 में, ठीक है। कहाँ भेजा गया? तो इसे भेजा गया भैया इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ, ठीक है, मतलब औरंगजेब के दरबार में, ठीक है भैया। तो औरंगजेब के दरबार में नॉरिस मिशन भेजा गया, तो उस समय भारत में किसकी सत्ता थी? औरंगजेब की सत्ता थी, ठीक है, किसकी सत्ता थी भैया उस समय भारत में? तो भारत में उस समय साथियों औरंगजेब की सत्ता थी। एक बात ये हो गई और एक बात ये हो गई, ठीक है, एक बात। अब क्या करना है? अब यहाँ से चलो नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना, यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, ठीक। यहाँ तक का मामला अच्छे समझ में आया? तो आप समझिए कि ये जो नई कंपनियां बनी, इन्होंने अपने व्यापार को भारत में शुरू करने के लिए नॉरिस के नेतृत्व में कुछ प्रतिनिधियों का मंडल भारत में भेजा, कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव या यूं कह लीजिए कि अपने राजदूत को भारत में भेजा, कहीं राजदूत नहीं कहे जाएंगे, अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इन कंपनियों ने भारत भेजा औरंगजेब से मिलने के लिए, ताकि औरंगजेब से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर सके, ठीक है, व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर सके। और ये अपनी फैक्ट्रीज समुद्र किनारे ही इसलिए लगाते थे क्योंकि वहीं से माल को लोड करेंगे जहाज पर और लेकर यूरोपीय देशों की ओर रवाना होंगे, ठीक है ना। और जितना अंदर, ठीक है, रहेगी फैक्ट्री उतना ही ज्यादा खर्चीला चीजें हो जाएंगी और समुद्र किनारे लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और नेक्स्ट पेज पर हमें क्या देखना है भाई? एक बात तो यहाँ पर क्लियर होगी कि नॉरिस मिशन जो था ये असफल रहा, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर? असफल, ठीक है, ये असफल है, ठीक है, मतलब औरंगजेब ने कोई इजाजत नहीं दी, मतलब फेल हो गया ये मिशन। कैसा रहा? फेल रहा, ठीक है, ये मिशन फेल हो गया, ठीक है। अब जब ये मिशन फेल हो गया तो इससे क्या हुआ भैया? जब ये मिशन फेल हो गया तो जाहिर सी बात है जितनी नई कंपनियां बनी थी सबको भयंकर लॉस हुआ। जब ये मिशन फेल हो गया तो जितनी भी नई कंपनियां बनी थी सबको भयंकर लॉस हुआ और उस लॉस का परिणाम क्या था? सभी नई कंपनियों का मर्जर हो गया, सभी कंपनियों का विलय। जितनी भी नई कंपनियां बनी थी उनका पुरानी कंपनी में क्या हो गया? विलय हो गया, सभी कंपनियों का विलय, ठीक है, सभी कंपनियों का क्या हो गया? विलय हो गया, मर्जर, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि मर्जर ऑफ ऑल कंपनीज, मर्जर ऑफ ऑल कंपनीज, ठीक है, मर्जर ऑफ ऑल कंपनीज, सभी कंपनियों का क्या कर दिया गया? मर्जर कर दिया गया। कब की बात है? 1608 की बात है, 1708 की बात है। कब की बात है? 1708 की बात है, जब सारी कंपनियों का क्या हो गया? मर्जर। तो जो नई कंपनियां थी उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो चल नहीं पाए, पुरानी तो पुरानी होती है एवरग्रीन, ठीक है। तो पुरानी कंपनी के आगे नई कंपनियां टिक नहीं पाई और सभी कंपनियों का एक ही में मर्जर हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल भैया, ब्रिटेन में बनी और बनी, ठीक है। तो सारी कंपनियों का एक ही में मर्जर हो गया और जो नई कंपनी मर्ज होकर बनी उसका नाम दिया गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। खैर अच्छी बात है कि इतने बड़े नाम को याद नहीं करना है, छोड़िए, ठीक है। तो यार नई कंपनी बन गई, मतलब सबका मर्जर हो गया। अब जब नई कंपनी बन गई तो इसने अपने स्तर से फिर से प्रयास करना शुरू किया, ठीक है, अपने स्तर से प्रयास करना शुरू किया, ठीक है ना। जनरल सोसाइटी को हिंदी में भी जनरल सोसाइटी लिखेंगे, ये जो लिखा है ना ब्रिटिश, ये जो आपका, हाँ, ये न्यू कंपनी जनरल सोसाइटी, इसकी हिंदी भी यही है, इंग्लिश भी यही है, क्योंकि ब्रिटेन में बनने वाली कंपनियां है तो इसकी इंग्लिश हिंदी चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अगले पेज पर लिखेंगे, सभी कंपनियों का विलय हो गया। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद आप देखेंगे कि भैया एक आगे चलकर एक मिशन और चलाया गया और उस मिशन का नाम था जॉन शोरमन मिशन। कौन सा भैया? जॉन शोरमन मिशन, ठीक है ना, जॉन शोरमन मिशन, जॉन शोरमन मिशन। अब ये जॉन शोरमन मिशन किससे और कब मिला और क्या फायदा हुआ? तो जॉन शोरमन मिशन की अगर बात करें तो ये भैया ये है बात 1717 की, 1713 नहीं 1713 की, 1713 की बात है, जॉन शोरमन मिशन, ठीक है। कौन सा भैया? जॉन शोरमन मिशन, 1700 नहीं 1717, ठीक है ना, 1717 जॉन शोरमन मिशन। क्या है जॉन शोरमन मिशन? जॉन शोरमन मिशन जो है, जॉन शोरमन मिशन जो है, इसका मतलब ये कि जॉन शोरमन इसका अध्यक्ष था, है ना, जो एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया किससे भैया? फर्रुखशियर से, ठीक है। उसका ये क्या था? ये किससे मिले? फर्रुखशियर से मिले, ठीक है। किससे मिले? ये फर्रुखशियर से मिले, फर्रुखशियर से मिले, ठीक है, फर्रुखशियर से मिले, मीट विद फर्रुखशियर, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मीट विद फर्रुखशियर, फर्रुखशियर से मिले, ठीक है भैया। तो 1717 में जो जॉन शोरमन के लीडरशिप में, नेतृत्व में जो एक भाई प्रतिनिधि मंडल या रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है मिलने आया मुगल शासक से, तो किससे मिला? फर्रुखशियर से मिला। और आपको बता दें कि इस समय फर्रुखशियर एक बड़ी असाध्य बीमारी से ग्रसित था, फर्रुखशियर मुगल शासक एक असाध्य बीमारी से ग्रसित था, तो बहुत परेशान था, ठीक है। तो ये जो जॉन शोरमन मिशन आया था इसमें, ठीक है, एक डॉक्टर था जिसका नाम था हैमिल्टन। तो डॉक्टर हैमिल्टन ने
फर्रुख शेर का इलाज कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, उसकी बीमारी को ठीक कर दिया और ठीक होते ही फर्रुख शेर चिल्लाया, मांगो क्या मांगते हो भाई, फिलहाल कि तुमने इतनी बड़ी बीमारी से मुझे निजात दिलाई है तो मांगो क्या मांगते हो, ठीक है। तो फर्रुख शेर जो यहाँ पर खुश हुआ, तो फर्रुख शेर ने खुश होकर शाही फरमान जारी किया। फर्रुख शेर ने क्या किया भैया, खुश होकर शाही फरमान जारी किया, ठीक है। तो शाही फरमान जारी किया, शाही फरमान जारी किया, ठीक है, शाही फरमान जारी किया, ठीक है, शाही फरमान जारी किया, ठीक है। रॉयल डिक्री, इसको क्या कहते हैं, रॉयल डिक्री कहते हैं। तो 1717 में क्या हुआ, शाही फरमान जारी हुआ। और इस शाही फरमान से अंग्रेजों को बहुत बड़ा लाभ मिला, जैसे जैसे लिख रहे हैं ऐसे लिखते चलिए। इस शाही फरमान से अंग्रेजों को इतना लाभ मिला कि इसे क्या कहा गया पता है, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसे क्या कहा गया, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। और इसमें क्या था वो भी हम आगे दिखाते हैं, मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है, कहा गया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस इसे क्या कहा गया, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसे, इस शाही फरमान। एक्चुअली में ये जो शाही फरमान जारी हुआ था, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया, इसके बारे में आगे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है, इसके बारे में आगे हमने यहाँ पर मेंशन किया है। आप देख सकते हैं कि 1717 में फर्रुख शेर ने शाही फरमान के माध्यम से अंग्रेजों को निम्नलिखित व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, ठीक है ना। और यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन है कि इन 1717 फर्रुख शेर थ्रू अ रॉयल डिक्री प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ट्रेडिंग फैसिलिटीज टू द ब्रिटिश, ठीक है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार होता है, मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र होता है। तो फर्रुख शेर ने एक ऐसा अधिकार पत्र जारी किया, मतलब एक ऐसा पत्र जारी किया, डॉक्यूमेंट जारी किया, शाही फरमान जारी किया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारे अधिकार मिले। क्या अधिकार मिले आप यहाँ पर देखिएगा, आप भी देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। आप देखिए मात्र 3000 रुपए, ठीक है, मात्र 3000 रुपए वार्षिक के बदले, ठीक है, कहाँ कहाँ पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार, ठीक है, और मात्र 10,000 रुपए वार्षिक के बदले सूरत में व्यापार, है ना। और बंबई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति, समझ रहे। तो ये 3 बड़े अधिकार मिले, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हुई जो फर्रुख शेर के शाही फरमान से जो अधिकार मिले अंग्रेजों को। वो पहला क्या था कि मात्र 3000 रुपए 3000 पर ईयर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री व्यापार या ट्रेड कर सकते थे। दूसरा, मात्र 10,000 रुपीज एनुअल के बदले, है ना, सूरत से टैक्स फ्री व्यापार कर सकते थे। और सबसे बड़ी चीज कि अंग्रेजों के द्वारा बॉम्बे में जो सिक्के बनाए जा रहे थे, कॉइंस डाले जा रहे थे, कॉइंस जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे ब्रिटिश, उसको पूरे मुगल एम्पायर में कहीं पर भी चला सकते थे, समझ रहे। इसी वजह से ब्रिटिश इतिहासकार आर्म्स ने इसे कंपनी के अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है ना। ब्रिटिश अधिकार आर्म्स इनका नाम है, ब्रिटिश अधिकार आर्म्स ने, ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार आर्म्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन आर्म्स, ठीक है ना, ब्रिटिश हिस्टोरियन आर्म्स कॉल्ड इट द मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक है भैया। अच्छा, शाही फरमान किसने जारी किया, क्या लिखा है यार, क्या लिखा है 1717 में फर्रुख शेर ने शाही फरमान के माध्यम से। अरे थोड़ा ध्यान लगाओ, सुबह सुबह मेडिटेशन करो, ध्यान भटक रहा है तुम्हारा। चलो तो हम वापस किस पर आ जाए, इस पर आ जाए, ठीक है भैया। तो क्या क्या अधिकार मिले आप समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब तो यहाँ पर जो अधिकार मिले हैं इसके थ्रू, ठीक है, इसमें क्या है भैया, 3000 पर ईयर, ठीक, दूसरा 10,000 पर ईयर, ठीक है। तो ये 2 बड़ी चीजें हुई, जिसमें क्या हुआ, इसमें एक राइट यहाँ पर क्या मिला और एक राइट यहाँ पर क्या मिला। तो मतलब आप क्या कह सकते हैं, टैक्स फ्री ट्रेड इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आगे टैक्स फ्री ट्रेड इन सूरत, ठीक है। मतलब सिंपल है कि भाई बंगाल, उड़ीसा, बिहार में कर मुक्त व्यापार, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, सूरत में कर मुक्त व्यापार। ये 2 बड़े लाभ यहाँ पर मिले, ठीक है। और तीसरा क्या लाभ था, तीसरा लाभ था कि बंबई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चला सकते थे, ठीक है, बंबई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चला सकते थे। और इसी वजह से इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा गया। और आगे चलकर इसका अंग्रेजों ने खूब दुरुपयोग भी किया, मतलब आगे चलकर तो ये हाल हुआ कि अंग्रेजों ने अपने लिए तो इसका इस्तेमाल किया ही किया, यहाँ तक कि किसी और को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सूरत में घुसने नहीं दिया। और अगर कोई घुसा तो उससे अंग्रेजों ने टैक्स वसूला, क्योंकि इनका कहना था कि मुगल शासक फर्रुख शेर ने 1717 में हमें ये अधिकार दिया था, हमें ये राइट दिया था, तो हम केवल हम ही व्यापार कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो वही 3000 10,000 देते रहे 100 साल बाद भी, ठीक है। फिर आगे चलकर वो भी देना बंद कर दिया, ये भी नहीं देंगे, बाहर ले जाओ, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन सब चीजों की वजह से चीजें जब आगे बढ़ी, ठीक है, इन सब के बाद क्या हुआ, इन सब के बाद जो जरूरी बातें हैं वो क्या है, इन सब के बाद जरूरी बात क्या है ना। इन सब चीजों से अंग्रेज हैं, इन सब चीजों से अंग्रेज इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गए, ठीक है, और कागज पर भी स्ट्रांग हो गए क्योंकि उन्हें अधिकार मिल गया था, ठीक है। तो इन्होंने भैया क्या करी, लड़ाई लड़ ली, ठीक है भाई। जैसे आप पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन की नींव, ठीक है, ब्रिटिश शासन की नींव पढ़ी, ब्रिटिश शासन की नींव, ठीक है, कैसे पढ़ी, एक पॉइंट ये हो गया, मतलब कह सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, ब्रिटिश रूल, ठीक है। आगे भाई ब्रिटिश शासन की स्थापना, ठीक है, मतलब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल कब हुआ, ये हुआ 1665 में, ठीक। फिर क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मान्यता, ठीक है, मतलब कह सकते हैं रिकॉग्निशन ऑफ द रूल ऑफ, कैसे पड़ी, प्लासी के युद्ध से कब भैया, 1757 में, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि बाय द बैटल ऑफ प्लासी, आगे ब्रिटिश शासन की स्थापना 1765, कब, 1765, ठीक। कैसे कह सकते हैं, बक्सर युद्ध में जीत से, अंग्रेजों के द्वारा बक्सर युद्ध को जीता गया, तो बक्सर के युद्ध में जीत से, ठीक है। बक्सर युद्ध में जीत से मतलब कह सकते हैं कि विद द विक्ट्री ऑफ, या बाय द विक्ट्री ऑफ, या विद द विक्ट्री ऑफ, ठीक है, विद द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में भी रेगुलेटिंग एक्ट ही कहते हैं। कब? 1773 में। कब भैया? 1773 में। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। हाँ जी, तो ये याद करने की जरूरत है, ठीक है, ठीक। देखिए ऐसा है, ब्रिटिश शासन की स्थापना जो हमने कल 1764 लिखा था, उसमें हमने बताया था कि अगर आपसे पूछे कि किस युद्ध में जीत से, तो 1764 के बक्सर के युद्ध में जीत से। और किस वर्ष एग्जैक्टली स्थापना हुई, तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई उससे, ठीक है ना। तो श्वेता जी सुबह सुबह मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो दूसरा इलाज तो नहीं है, ठीक है। तो बात समझिएगा, ठीक, या एक बार दोबारा आप क्लास को देखकर प्रयास करिए, ठीक है। तो बात को समझिए कि एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है कि 1600 ईस्वी में कंपनी स्थापित हो रही है, फिर 1608 में इसका व्यापार जेम्स प्रथम के प्रयासों से शुरू हो रहा है और उसके बाद एक के बाद एक फैक्ट्रीज आगे बढ़ा रहे हैं। फिर 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई और वहां संसदीय शासन स्थापित हुआ, तो उन्होंने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया, तो और कंपनियां आ गई और कंपनियों ने व्यापार करने का प्रयास किया नॉरिस मिशन के माध्यम से औरंगजेब से इजाजत लेने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहे और अंततः सभी कंपनियों का 1708 में विलय हो गया। फिर इन्होंने आगे प्रयास करना शुरू किया और जॉन सोलमन मिशन के कारण फर्रुखशीर ने जो शाही फरमान जारी किया, जिससे अंग्रेजों को इतना बड़ा लाभ हुआ, इस लाभ का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अपने आप को इतना मजबूत किया कि प्लासी के युद्ध को जीतकर इन्होंने अपने शासन की नींव रखी और बक्सर के युद्ध की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में शासन करना शुरू कर दिया। और अंततः ये जो 1765 में शासन था, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था, तो ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मान्यता 1773 में प्रदान की। कब प्रदान की भैया? 1773 में प्रदान की, ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा, ये क्या हो गया? ये हो गया ब्रिटिश फैक्ट्रीज। ये क्या हो गया? ये हो गया बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है। आगे अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये सब तो चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, वो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वाला बता दिया था, मद्रास वाला मामला, ठीक है, मद्रास वाला मामला बता दिया, थोड़ा विस्तार में था। बंबई वाला जो मामला है ये देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, डेट याद करनी पड़ेगी भाई, ये सारी डेट आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बंबई के बारे में है कि 1661 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, जिससे अंग्रेजों को बंबई द्वीप दहेज में मिला था। और आगे चलकर मतलब समझिए कि बंबई के बारे में कहानी कुछ ऐसी है कि 1661 में, ठीक है, ये बंबई पहले अंग्रेजों के पास नहीं पुर्तगालियों के पास हुआ करती थी, तो 1661 में बंबई दहेज में मिला ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, जब उन्होंने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह किया। तो अब भैया सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, क्या करते बंबई का द्वीप, तो बंबई का द्वीप 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और यहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में अपनी फैक्ट्री लगाई। तो बंबई अंग्रेजों को किससे मिली थी? पुर्तगालियों से मिली थी। कैसे मिली थी? दहेज में मिली थी। कौन शादी किया था? चार्ल्स द्वितीय। किससे शादी किया था? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, ठीक है ना। कब किराए पर दिया? 1668 में। कितने में किराए पर दिया? 10 पाउंड में। किसको दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, ठीक है ना। हाँ जी, आगे कलकत्ता, जॉर्ज चॉर्नॉक ने कौन कौन से भैया, तो ये देखिए सूतानाती, गोविंदपुर और कुलिका, ये 3 गांव हुआ करते थे, ठीक है, ये 3 गांव हुआ करते थे और इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर 1690 में कलकत्ता स्थापित किया गया। इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता स्थापित किया गया 1690 में और फिर 1698 में यहाँ अपनी फैक्ट्री बनी, ठीक है ना। हाँ, 1698 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है। यहीं पर अंग्रेज के खिलाफ फोर्ट विलियम भी बनाया गया, तो ये भी बता दिया, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। 1651 में मुगल शासक शाहजहां ने अंग्रेजों को हुगली तथा कासिम बाजार में व्यापार करने की फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। ये वाला पहले बता चुके हैं, केवल पॉइंट वाइज लिखा है। अरे मुगलों और औरंगजेब की पहली भिड़ंत 1686 में हुई थी। मामला क्या हुआ था कि एक ब्रिटिश गवर्नर थे, इसको बाद में आराम से लिख लेना, अभी थोड़ा समझिए। अंग्रेजों ने ब्रिटिश, औरंगजेब ने क्या किया, एक ब्रिटिश गवर्नर था जॉन चाइल्ड, ठीक है, ये पॉइंट सारे नोट्स में लिख रहे हैं, ठीक है। एक ब्रिटिश गवर्नर था जॉन चाइल्ड, इसने क्या किया था पता है? हज पर जाने वाले यात्रियों को बंदी बना लिया। सोचिए, एक तो औरंगजेब का शासन और ऊपर से ये ब्रिटिश गवर्नर क्या कर रहा है, हज जाने वाले यात्रियों को बंदी बना रहा है। तो औरंगजेब ने इसे भारत से निष्कासित कर दिया, केवल निष्कासित किया, मारा नहीं, ठीक है। इसलिए नहीं मारा कि अंग्रेजों से संबंध खराब नहीं करना चाहता था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने कह दिया कि भैया तुम भारत छोड़कर चले जाओ, यहाँ दिखाई मत देना, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक। आगे सर जॉन सोलमन, ये वाला तो पहले बता चुके हैं और ये वाला पॉइंट भी आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला मामला बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सीक्वेंस से लिख लीजिएगा जैसे जैसे लिखवाते गए। पहले देखो परेशान नहीं होना है, एक पेज पहले ये लिखना है, ठीक है, फिर ये लिखना है ना, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। ये एक पेज में आपका हो जाएगा, आपकी कॉपी पढ़िए या बहुत होगा 2 पेज में, फिर उसके बाद ये वाला पेज लिखिएगा ब्रिटिश फैक्ट्रीज, ठीक है, फिर ये वाला पेज लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखने के बाद एक बार डबल या 1.5 गुना स्पीड पर, ठीक है, लगाकर इस लेक्चर को फिर सुन लीजिएगा तो कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये बीच बीच में जो जैसे मद्रास के बारे में लिखा है, बंबई के बारे में लिखा है, कलकत्ता के बारे में लिखा है, तो ये अलग से उसी नोट्स में आगे बढ़ा लीजिएगा। अंग्रेज तथा मुगलों के बारे में लिखा है, इसी को उसमें आगे ऐड कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आगे चलकर जब आप रिवीजन करेंगे तो ये चीजें काफी हेल्पफुल साबित होंगी।